नीतीश कुमार बैठ करके वहां पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन जेपी नड्डा उनसे नहीं मिल पाए, ना ही पीएम मोदी मिल पाए। और दोनों बड़े नेताओं का नीतीश कुमार से नहीं मिलना कहीं ना कहीं इंटरनली रूप से एक बड़ा संकेत जरूर दे रहा है कि बीजेपी और जेडीयू पार्टी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू पार्टी के नेताओं का मानना है कि बीजेपी यह कहे कि 2025 में एनडीए गठबंधन सरकार में वापसी करती है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। इस बात को बीजेपी को कहना होगा। इसी बात को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच खटपट वाली स्थिति बनी हुई है। 2025 में भी हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव की वापसी हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा है, दमदार चेहरा है, और उनको टक्कर दे पाना तेजस्वी के लिए फिलहाल मतलब कि कह ले कि आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी और जेडीयू का टिक पाना असंभव सी लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। देखिए, जिस तरीके से सीएम नीतीश दिल्ली पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात पीएम मोदी और जेपी नड्डा से नहीं हो पाती है। हालांकि ये तय था, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इन दोनों से क्यों नहीं नीतीश की मुलाकात हो पाई। इसी विषय पर हम जानते हैं हमारे सहयोगी संजीव जी का क्या कहना है। देखिए, सीधे तौर पर नीतीश कुमार दिल्ली तो गए, लेकिन नीतीश कुमार जिस चीज को लेकर के, जिस बात को सोच करके गए हुए थे कि जेपी नड्डा से बैठ करके हम बातचीत करेंगे, पीएम मोदी से हमारी मुलाकात होगी और जो भी गिला शिकवा हो रही है बिहार की राजनीति में उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने बीते दिन देखा होगा कि जेडीयू पार्टी की तरफ से एक पोस्टर भी लगाया गया था। उस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि 2025 में नीतीश कुमार को ही सीएम पद के लिए आपको स्वीकार करना होगा। उसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला था और बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचातान की स्थिति बन चुकी थी। क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि बिहार का सीएम कौन होगा यह आला कमान बैठ करके निर्णय लेंगे और बीजेपी के तमाम जो भी बड़े नेता हैं हमारे, वो निर्णय लेंगे कि आखिरकार बिहार के सीएम के लिए कौन उपयुक्त है। जिसके बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई थी। चर्चा यहां तक चला गया था कि नीतीश कुमार फिर से पला बदलने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस गलती को फिर से दोहराने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लगातार नीतीश कुमार को खास करके बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर विजय सिन्हा हो या फिर तमाम जो भी बड़े नेता हैं, उनके तरफ से नीतीश कुमार के विरोध में बातें करना और उस बात से पलट जाना, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे थे। और इसी नाराजगी को अब जाहिर करने के लिए जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया था। लेकिन दिल्ली जाने के बाद नहीं उनसे जेपी नड्डा की मुलाकात हो पाई, ना ही पीएम मोदी की मुलाकात हो पाई। भले ही जेडीयू के तमाम जो भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बात जेपी नड्डा से फोन पर हो गई थी और वो बात काफी मतलब कि उपयुक्त रहा। मिलने की समय नहीं मिल पाई या मिल नहीं पाए जेपी नड्डा, या उन्होंने समय नहीं दे पाया। इन तमाम चीजों को लेकर के अभी तक कोई क्लियर खुलकर नेता नहीं बोल रहे हैं। भले ही यह कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत हो गई और वह बात उपयुक्त था, इसलिए मिलना मतलब कि सही नीतीश कुमार ने नहीं समझा। हालांकि इंटरनली बात यह नहीं था। फोन पर जब बात ही करनी थी तो पटना से भी हो सकती थी, है ना। लेकिन नीतीश कुमार बैठ करके वहां पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन जेपी नड्डा उनसे नहीं मिल पाए, ना ही पीएम मोदी मिल पाए। और दोनों बड़े नेताओं का नीतीश कुमार से नहीं मिलना कहीं ना कहीं इंटरनली रूप से एक बड़ा संकेत जरूर दे रहा है कि बीजेपी और जेडीयू पार्टी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति बनी हुई है। सर, तो कहा यह भी जा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव है, वहां पर दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम पिछला विधानसभा की बात कर ले, दिल्ली विधानसभा की, 2020 में फरवरी महीने में ही 2020 में वहां पर चुनाव हुआ था और उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम की थी और महज 2 सीट बीजेपी की तरफ से जेडीयू पार्टी को दिया गया था और दोनों सीटों पर जेडीयू पार्टी की करारी हार हुई थी। दोनों उनके उम्मीदवार हार गए थे। हालांकि बीजेपी भी महज 70 सीटों में, मतलब कि 2 सीट नीतीश कुमार की पार्टी को दी थी और सिर्फ 8 सीटों पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई। बीजेपी भी कुछ खास नहीं कर पाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लगातार यह कोशिश कर रही है कि हमें अधिक से अधिक सीट मिल पाए और लगातार नीतीश कुमार की यह कोशिश है कि 10 से 15 सीटों पर जेडीयू पार्टी वहां पर उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार चाहते थे कि दिल्ली हम जा रहे हैं तो जेपी नड्डा से बैठ करके हम बातचीत करेंगे और इन तमाम
विषयों पर हम यह क्लियर कर लेंगे कि हाँ, हमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार मतलब उतारने के लिए हमारी पार्टी को मिल रहे हैं। और लगातार जेडीयू पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ललन सिंह हो या फिर जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके तरफ से लगातार यह मेहनत किया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीटों पर हमारे पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और वो 10 से 15 सीटों का मूल्यांकन ललन सिंह और संजय झा मिलकर के कर चुके हैं कि किस किस सीट पर जेडीयू पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उन सीटों का क्या कुछ आंकड़ा सामने आएगा वो तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी बैठ करके क्लियर करेगी। हालांकि नीतीश कुमार इसी सभी चीजों को लेकर के क्लियर करना चाहते थे कि हमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में सहयोगी के तौर पर कितने सीट मिलेंगे ताकि हम अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सके और उन सीटों पर खास करके हमारे पार्टी के नेता और हम अच्छे से मेहनत कर सके ताकि वो सीट हमारी पार्टी जीत सके। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, बात भी नहीं हो पाई और लगातार जेडीयू पार्टी की तरफ से यह कोशिश हो रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स से खेला जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमें 10 से 15 सीटों पर लड़ने का मौका बीजेपी की तरफ से दे दिया जाए। तो जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2025 में बिहार में भी चुनाव है और दिल्ली में भी, लेकिन सीएम नीतीश के लिए सिर दर्द बन चुका है दिल्ली का चुनाव, आखिर ऐसा क्यों? देखिए अंशु जी, सीधे तौर पर इसलिए सिर दर्द बन चुका है कि नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी नहीं लड़े, और लड़े भी तो सिर्फ कम सीट पर क्यों लड़े। 2 सीट तो 2020 में हमें मिला था, लेकिन उससे अधिक सीटों पर, क्योंकि पहले भी 2020 के चुनाव के समय भी नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से 15 से 20 सीटों की मांग हुई थी, लेकिन महज 2 सीटों पर बीजेपी ने इनको सिमट कर रख दिया। लेकिन इस बार उस गलती को फिर से नीतीश कुमार दोहराना नहीं चाहते हैं कि हमें 2 से 3 सीट मिले। हालांकि लगातार भले ही डिमांड किया जा रहा है 10 से 15 सीटों की, लेकिन हमें नहीं लगता है या कोई भी बड़े नेता को यह नहीं लगता है कि जेडीयू पार्टी को बीजेपी मतलब उतने अधिक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका देगी। कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 अधिक से अधिक 4 से 5 सीटों पर ही जेडीयू पार्टी को उम्मीदवार उतारने की परमिशन और गठबंधन में उतने ही सीटों का अलॉटमेंट बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। नीतीश कुमार यह चाह रहे हैं कि बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी अपने पार्टी का पैठ बनाएं और अपनी वहां पर पैठ बनाएं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में कौन नहीं चाहता है कि हमारी पार्टी के विधायक जीते और वहां की सत्ता में हमारे पार्टी की जो सहभागिता है वो मतलब कि क्लियर हो सके। इसी को लेकर के नीतीश कुमार लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि हमारी पार्टी को वहां पर हमारे मन मुताबिक सीटों का बंटवारा हो सके और हमारे उम्मीदवार को वहां पर उतरने का मौका मिल सके। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कितने सीटों पर हामी भर पाती है उनके पार्टी के लिए और कितने उम्मीदवार को उतारने का उन्हें मौका मिल पाता है। अंशु तो जी सर, जैसा कि आपने कहा, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं सियासी गलियारों में, ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली में, इस बार बीजेपी और जदयू टिक पाएंगे उनके सामने इस बार के चुनाव में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दिल्ली विधानसभा के लिए, मतलब कि कह ले कि दिल्ली राज्य के लिए और दिल्ली राज्य में जितने भी विधानसभा 70 विधानसभा है उन तमाम विधानसभा के लिए उन्होंने काम किया है। चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, साफ पानी की, स्कूलिंग की व्यवस्था हो, हेल्थ की व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने काम किया है और काम करके दिखाया है। और धरातल स्तर पर दिल्ली जाने के बाद यह सभी चीजें दिखती है कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल शिक्षा पर जोर देने का काम किया है, स्वास्थ्य पर जोर देने का काम किया है और बिजली भी उन्होंने 200 यूनिट फ्री करने का काम किया है ना। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये तमाम जो भी योजना चल रही है और जो भी उनके तरफ से योजना लॉन्च किया गया है, यह प्लस पॉइंट है। और अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी और जेडीयू का टिक पाना असंभव सी लग रही है। भले ही बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हमें या कोई भी लोगों को, या फिर जो सर्वे हो रही है, तमाम न्यूज चैनल की तरफ से एक सर्वे भी जारी किया गया है पिछले सप्ताह, उस सर्वे में यह कहीं से भी नहीं दिखाया जा रहा है कि बीजेपी वापसी कर पाएगी दिल्ली राज्य में। और सीधे तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की वापसी मुश्किल नहीं है और वह फिर से सत्ता में काबिज होने को तैयार है उनकी पार्टी। और क्योंकि लगातार आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से लोगों को आकर्षित करने के लिए लगातार कई नई योजनाओं का लॉन्च किया जा रहा है। और आपने देखा होगा, दलितों के लिए उन्होंने विदेश भेजकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया, महिलाओं को पैसा देने का ऐलान किया। साथ ही साथ अब तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि मंदिर में जो पुजारी हैं उन्हें भी हमारी सरकार 18,000 रुपए के महीना उन्हें सहायता राशि देगी। तो इस तरह के तमाम योजना लगातार लॉन्च किया जा रहा है, लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए
लोगों को कैसे इन तमाम चीजों का लाभ मिल सके, इस पर केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं। और जनता को भी यह लग रहा है कि केजरीवाल की वापसी जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा योजना है जो केजरीवाल ही आएंगे तो कर पाएंगे, ऐसा दिल्ली की जनता को लगता है। हालांकि बीजेपी भी इसके लिए लगातार तैयारी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो भी योजना चल रही है या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, उन तमाम योजनाओं के काट के लिए हम कौन कौन सा योजना लॉन्च कर सकते हैं और किस किस मुद्दा पर ध्यान देते हुए मैनिफेस्टो में हम किन किन बातों का ध्यान रखें और किस किस योजना को हम शामिल करें, जिससे कि अरविंद केजरीवाल पर हमारी योजना और हमारी तरफ से किया गया ऐलान भारी पड़े। इसको लेकर के भी लगातार बीजेपी काम कर रही है और जल्द ही बीजेपी चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के तरफ से जितने भी अब तक ऐलान किए गए हैं उससे बेहतर, बीजेपी के नेता का यह दावा है कि उससे बेहतर कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो जारी करने का काम बीजेपी करेगी। हालांकि अब चुनाव के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी कर पाते हैं या फिर नहीं। अंशु, तो जी संजीव, जैसा कि आपने कहा कि कई सारे ऐसे काम किए गए हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुफ्त की रेबड़ियों पर कब तक वो सत्ता हासिल कर पाएंगे, हर चीज फ्री फ्री कर रहे हैं, तो आखिर जनता टैक्स नहीं देगी, वो कहां से इतना ला पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। शराब को खुलेआम बांट रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से अब बच्चे भी नशे करने लगे हैं, काफी कुछ महिलाएं भी यहाँ सुरक्षित नहीं है और हर हथकंडा अपनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। ये आपस में उन दोनों का ताना बाना बना हुआ है, तो क्या कुछ है आगे इस पर? अंशु, सीधे तौर पर बीजेपी यह भले ही आरोप लगा रही है कि फ्री की रेवड़ी लगातार अरविंद केजरीवाल बांटे जा रहे हैं और पैसा कहां से आएंगे। आप देख लीजिए, जब से सत्ता में अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं तब से पैसा का स्रोत तो कहीं से कहीं है। सरकार के पास से अपना सीजीएसटी होती है ना, माफ कीजिएगा एसजीएसटी होती है, और उससे जो राज्य की सरकार होती है वो कहीं ना कहीं पैसा बनाने का काम करती है और उसके उन तमाम पैसों का उपयोग अपने राज्य में सरकार चलाने के लिए करती है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार जो है वो अभी फिलहाल अब तक का जो सफर रहा है केजरीवाल सरकार की, वो लॉस में नहीं रहा है और उन्होंने हमेशा से फायदा दिखाने का काम किया है इन तमाम मुफ्त की रेवड़िया को बांटते हुए। और बीजेपी भले ही करे, लेकिन बीजेपी का आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में भी तो अरविंद केजरीवाल के जैसा वह योजना चला रहे हैं, है ना, लाडली बहन योजना चला रहे हैं। झारखंड में माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में चलाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा कर रखा है। अरविंद केजरीवाल ने जो जो वादा किया है वो तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ऑलरेडी वादा कर चुकी है और उसे निभाने का भी अब बारी आई है और बीजेपी निभाने के लिए भी यह कह रही है कि हम अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादा हमारी तरफ से किया गया है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो केजरीवाल के तरफ से जो भी वादे किए गए उसे निभाया गया है, धरातल स्तर पर उनका वादा दिखता है। आप जाकर के दिल्ली में देख लीजिए क्या स्थिति पहले थी और फिलहाल की स्थिति क्या है। भले ही बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ मुफ्त में देंगे तो फिर आप सरकार कैसे चला पाएंगे, लेकिन चुनाव अब तो फरवरी 2025 में ही है, महज 1.5 से 2 महीना रह गया है चुनाव का। उससे पहले आप देखिए ना बीजेपी की तरफ से क्या कुछ मैनिफेस्टो में शामिल किया जा रहा है, किन किन बातों को लेकर के ऐलान किया जा रहा है, आपको साफ तौर पर दिख जा रहा है कि जो आरोप दिख जाएगा कि जो आरोप बीजेपी आज लगा रही है, क्या वो सभी आरोपों से अलग हट करके अपना बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने का काम करेगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर बीजेपी चलते हुए अपने मैनिफेस्टो में उन तमाम परियोजनाओं को, उन तमाम योजनाओं को शामिल करने का काम करेगी। अंशु, यह तो जल्द ही क्लियर हो जाएगा, 1.5 से 2 महीना का महज समय है। कहने के लिए भले ही विपक्ष में बीजेपी दिल्ली में बनी हुई है तो उसका तो काम है सवाल उठाना, लेकिन चुनाव से पहले क्या कुछ योजनाओं के बारे में मैनिफेस्टो में शामिल किया जा रहा है उस समय हकीकत पता चल पाएगी कि क्या मुफ्त की रेवड़ी सिर्फ केजरीवाल ही बांटने का काम कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं, या फिर बीजेपी की तरफ से भी उस प्रकार के वादा किया जाएगा। जी संजीव, जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से ये आए दिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो वही आरोप अभी सीएम नीतीश पे भी लग रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, वो भी जेपी आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे नेता है जो अपनी छवि बनाने में राजनीति में सफल हो पाए, और उनके द्वारा ही बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार करवाया गया, इतने नारूठ हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं, कह रहे हैं हम इनको 2025 में इसका जवाब देंगे। देखिए, सीधे तौर पर नीतीश कुमार मतलब कि काफी सूझबूझ वाले नेता कहे जाते हैं और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बुद्धि के सामने, नीतीश कुमार के रणनीति के सामने कोई भी नेता नहीं टिक पाता है। वैसा लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल करने का काम नीतीश कुमार ने करके दिखाया है और लगातार नीतीश कुमार, ऐसी बातें नहीं है कि बीपीएससी छात्रों की बात जो है वो नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पा रही है या नीतीश कुमार इस बात से अनजान है।
उन्हें ये सब चीजें पता होगा, पता है कि क्या हमें निर्णय लेना है। उसके लिए उन्होंने तो आयोग का गठन किया है ना? और उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाने का निर्देश दे दिया है, कमेटी भी बना हुआ है और तमाम जो छात्र का डेलीगेशन है उनसे मुलाकात भी सचिव ने किया है। तो जो भी चीजें हैं उस पर सरकार निर्णय लेने का काम करेगी। रही बात नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो नीतीश कुमार के चुप्पी साधने के पीछे एक बड़ा राज है। बड़ा राज यह है कि नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि चुनाव से महज कुछ महीनों पहले हम अपने ऊपर एक बड़ा सा आरोप ले लें कि हाँ चलिए बिहार में बीपीएससी के सिर्फ पटना में ही एग्जाम रद्द करने के पीछे कारण यह सिर्फ रहा कि पेपर लीक हुआ, है ना, पहले क्वेश्चन पेपर्स आउट हो गए। ऐसी बातें सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हुई है। इस आरोप को नीतीश कुमार अपने सिर पर लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ यह आरोप पटना के सेंटर पे ही सिद्ध हो पाया है। दूसरे बिहार के दूसरे जिला, दूसरे सेंटरों की अगर बात कर ली जाए तो वहां से इस प्रकार की खबरें सामने नहीं आई है, जो कि नीतीश सरकार की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है। तमाम अधिकारियों की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि आप लोग प्रूफ लाइए, आप लोग साक्ष्य लाइए यदि वहां इस प्रकार की चीजें हुई है तो। सिर्फ और सिर्फ पटना की बीपीएससी इस चीज को स्वीकार करने में जुटी हुई है, स्वीकार कर रही है कि चलिए यहाँ पर गलती हुई होगी, हम मानते हैं, इसलिए हमने रद्द कर दिया है यहाँ के सेंटर को। लेकिन दूसरे जगह की सेंटर पे जो भी पेपर्स हुए हैं उसे हम रद्द कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। और चुनाव से पहले नीतीश कुमार यह अपने सिर पर आरोप नहीं लेना चाहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा नीतीश सरकार पूरे बेहतर तरीके से कराने में असफल हुई है। जी संजीव, जैसा कि आपने कहा, तो क्या लग रहा है कि सीएम नीतीश के लिए 2025 का चुनाव कितना ये इजी रहेगा या फिर ज्यादा टफ होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में, उसमें छात्रों की भूमिका एक बड़ी भूमिका है और छात्रों को आप नजरअंदाज करके सत्ता में बने रहने का काम नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो चीजें सही होती है, जो चीजें गलत होती है, उसका निरीक्षण करने के लिए तमाम अधिकारी बैठे हुए होते हैं, तमाम नेता बैठे हुए होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार नहीं बल्कि कई बार सुझाव लेने का काम नीतीश कुमार करते हैं, या जो भी सरकार में जो भी व्यक्ति बना हुआ रहता है। नीतीश कुमार छात्रों की अनदेखा कभी उन्होंने करने का काम नहीं किया। 2025 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ पाएगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, और छात्रों के लिए जितना नीतीश कुमार ने करने का काम किया है उतना तो फिलहाल किसी भी राज्य की सरकार करने का काम नहीं किया है ना। या फिर लड़कियों के लिए, है ना, तो एजुकेशन को जीरो से कि हाई लेवल तक नीतीश कुमार ने बिहार में पहुंचाया है। भले ही शिक्षकों की कमी है ना, स्कूलों में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्कूल के दरवाजे तक लड़का और लड़की को गांव-गांव से निकाल करके पहुंचाने का काम करना, यह नीतीश कुमार का ही कि योगदान है। और नीतीश कुमार को इसका बिल्कुल श्रेय जाना चाहिए। और 2025 का जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार की वापसी कर पाना, इस बात को लेकर के हम यह नहीं कह पाएंगे कि वापसी कर पाना उनके लिए असंभव रहेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। जातीय फैक्टर से भी अगर आप देख लीजिए तो चिराग पासवान भी उनके एनडीए गठबंधन में हैं, जीतन मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और जेडीयू पार्टी के साथ तो महिलाओं की वोट बैंक शुरू से ही रही है। तो इन तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी गठबंधन है, तमाम जाति के नेताओं के साथ उनकी गठबंधन है। तो इन तमाम जाति के नेता अपने अपने जाति का जो वोट है उसे ट्रांसफर करा पाएंगे एनडीए गठबंधन को, और सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन बिहार में फिलहाल मजबूत स्थिति में है। और 2025 में भी हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव की वापसी हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा है, दमदार चेहरा है, और उनको टक्कर दे पाना तेजस्वी के लिए फिलहाल कि कह ले कि आसान नहीं होगा। अंशु जी संजीव, जैसा कि आपने कहा कि एनडीए की सरकार मजबूत सरकार अभी लग रही है, अभी वो सियासी गलियारों में इस बात पे भी खास चर्चा का विषय बना हुआ है मुद्दा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, गड़बड़ी अंदर की बात क्या है कि एनडीए और जेडीयू के बीच में कुछ सही नहीं बन रहा है। कभी भी नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं और सियासी तापमान कब बदल जाए नीतीश से अच्छा तो कोई इसका अंदाजा नहीं जानती। देखिए अंशु, सीधे तौर पर नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि मेरे रहते हुए और बीजेपी का कोई सीएम बन पाए, है ना, या फिर जेडीयू पार्टी से भी अगर हम हटते हैं तो किसी को हम डिप्टी सीएम या फिर सीएम के लिए प्रमोट कर पाए। और नीतीश कुमार हमेशा से मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए उन्होंने कई पार्टियों से गठबंधन तोड़ा, महागठबंधन के साथ भी गए, एनडीए गठबंधन के साथ भी वापस आए। तो इनका यह सिलसिला लगातार जारी रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए। तो नीतीश कुमार फिलहाल चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो
कुर्सी है वो मेरे पास ही रहे और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो मेरे नेतृत्व में ही लड़ा जाए। हालांकि बीजेपी के तरफ से भले ही ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही खटपट शुरू हो गई है कि सीएम पद किसे मिलेगा, किस पार्टी के नेता को यह पद से नवाजा जाएगा। इसको लेकर के लगातार सवाल बिहार की राजनीति में उठ रही है और बीजेपी के कई बड़े नेता के तरफ से भी इस प्रकार का बयान दे दिया गया कि सीएम पद को लेकर के बीजेपी की जो आला कमान टीम है वो तय करेगी। तो इससे साफ तौर पर यह दिख रहा था और यह दिख रहा है अभी भी। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बयान पर सफाई भी आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के नेता सिर्फ कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि 2025 में अगर एनडीए गठबंधन की वापसी होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को नहीं कहा जा रहा है, नेतृत्वकर्ता की बात हो रही है। और नेतृत्व कौन करेगा 2025 का विधानसभा चुनाव का, तो नीतीश कुमार होंगे। बीजेपी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है, जिसको लेकर के जेडीयू पार्टी के तमाम नेता नाराज हैं। जेडीयू पार्टी के नेताओं का मानना है कि बीजेपी यह कहे कि 2025 में एनडीए गठबंधन सरकार में वापसी करती है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। इस बात को बीजेपी को कहना होगा। इसी बात को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच खटपट वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि जल्द ही इसको जो भी बड़े नेता है वो बैठ करके क्लियर करेंगे और नीतीश कुमार ही फिर से संभवतः मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाने में सफल भी हो पाएंगे। अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव। आपने बहुत सारे बिहार के राजनीति के राज बताए और तो इसी तरह आप आगे देखिएगा आने वाले चुनाव में किस तरीके का परिणाम होता है। फिलहाल के लिए तो खबर ये है अभी कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ सही है, यानी एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। नीतीश अभी पलटने वाले नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी जो उनके मन में सवाल है उनको लेकर भी बहुत कुछ ऐसा किया जाएगा जो कि उनके हित में होगा और बिहार से जुड़े राजनीति को लेकर कई सारे और भी राज निकलेंगे। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। शुक्रिया।